Good morning, students. Today we'll study about Nai Talim and Personality Development. It is a topic from Unit 3 of your subject Nai Talim Skill Based Learning from SEM 3. आज हम नई तालीम और व्यक्तित्व विकास पढ़ेंगे जो कि यूनिट 3 का टॉपिक है ऑफ योर सब्जेक्ट। आपके विषय जिसका नाम है नई तालीम कौशल आधारित अधिगम, जो कि सेम 3 का एक सब्जेक्ट है। इसके यूनिट 3 का टॉपिक है नई तालीम व व्यक्तित्व विकास। The learning outcomes after watching this video will be, you'll be able to understand the concept of Nai Talim. You'll be able to know the background of Nai Talim. Then you'll be able to understand what is personality. You'll learn about the determinants of personality. You will understand the significance of personality development. You will be able to understand various other aspects of पर्सनालिटी। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या चीज़ें समझ पाएंगे। पहला, नई तालीम क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के निर्धारक कौन से हैं, व्यक्तित्व विकास का महत्व क्या है, और दूसरे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नई तालीम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। द फ्रेज नई तालीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। नई मीन्स न्यू एंड तालीम विच इज़ एन उर्दू वर्ड विच मीन्स एजुकेशन। नई तालीम दो शब्दों से मिलकर बना है, नई और तालीम। तालीम जो शब्द है ये उर्दू का है। नई, न्यू मतलब नई, और तालीम मतलब एजुकेशन या शिक्षा। 1937 में गांधी जी ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। उनके अनुसार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए टीचर और लर्नर यानी कि शिक्षक और उसके छात्र में अंडरस्टैंडिंग होना, समझ होना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी समझ होगी एक शिक्षक और उसके छात्र के बीच में, उतना अच्छा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी। The better the understanding between the teacher and the learner or the student, the more fruitful will be the teaching learning process. अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो जितना अच्छा एक दूसरे को समझ पाएंगे टीचर और स्टूडेंट, जितनी अच्छी उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। नेक्स्ट इज नई तालीम फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि नई तालीम मस्तिष्क, हृदय और हाथ को महत्व देती है, उसके विकास को महत्व देती है। तो यहाँ पे मस्तिष्क का मतलब है कि नॉलेज, ज्ञान, हार्ट यानी भावनाएं, आपके इमोशंस, और हैंड यानी कि आपके कार्य, जो भी आप अपने हाथों को यूज़ करके कार्य करते हैं वो इसमें आता है, या फिजिकली जो भी आप काम करते हैं वो आता है। तो इन तीनों पक्षों का 3H फॉर्मूला जिसे हमने कहा था गांधी जी का, तो 3H फॉर्मूला है। इन 3H को जब हम डेवलप करते हैं, उसके डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, यही मेन बेस है नई तालीम का। इट बिलीव्स इन इनसेपरेबल रिलेशन बिटवीन वर्क एंड इंटेलिजेंस। मतलब देयर इज यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट और सेपरेट वर्क एंड इंटेलिजेंस। मतलब आप जब किसी कार्य को करते हैं तो आप पूरी समझ और बुद्धि का प्रयोग करें। मैनुअली या मैकेनिकली आप जब किसी कार्य को करते हैं तो उससे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं जितना कि आप उस चीज़ को समझ के करते हैं, अपने सारी इंद्रियों का उपयोग करते हुए करते हैं, तब आपको उस कार्य का अच्छा फल प्राप्त होता है, आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपको उस कार्य को करने में आनंद आता है, आप उस कार्य को ज़्यादा देर तक कर पाते हैं।
इन अदर वर्ड्स इट इंसिस्ट ऑन लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि करके सीखना। जितना आप एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है ना, हमने नई तालीम के लिए एक दूसरा वर्ड भी सुना था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभवजन्य अधिगम। तो जैसे जैसे आपके अनुभव होते हैं वैसा वैसा आप सीखते हैं। तो यहाँ पे नई तालीम में किस वर्ड को ज़्यादा इंसिस्ट किया गया है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जितना आप चीज़ों को खुद करते हैं, जितने अच्छे अनुभव आप प्राप्त करते हैं किसी कार्य को करने के दौरान, उतने अच्छे अधिगम आपकी होती है, उतना अच्छा लर्निंग आपका होता है, उतनी आपके नॉलेज को स्टेबिलिटी, स्थायित्व आपके ज्ञान को प्राप्त होती है। बैकग्राउंड ऑफ नई तालीम, पृष्ठभूमि, नई तालीम की पृष्ठभूमि। In early 20th century, India had different social structure where illiteracy, casteism, exploitation were prevalent. Gandhiji wanted to bring radical change in existing society. गांधी जी जब 20th सेंचुरी में गांधी जी उस समय जो जितने भी ये सोशल स्ट्रक्चर थे हमारे, जिसमें कि इलिटरेसी यानी निरक्षरता, कास्टिज्म यानी कि जातिवाद, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण, ये सब समाज में प्रचलित था। तो उनने ये निर्धारित किया, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने जल्दी इन चीज़ों को समाज से हटाया जाएगा, उतने जल्दी हम समाज का विकास कर पाएंगे। तो जितने जल्दी समाज से इन नेगेटिविटी को हटा पाएंगे, उतने जल्दी हम समाज का स्ट्रक्चर चेंज कर पाएंगे, उसमें बदलाव ला पाएंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने नई तालीम को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा जब शिक्षा में नई तालीम के अनुसार शिक्षा दी जाएगी, तो जो जितने भी गांव हैं वो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। नई तालीम का एक उद्देश्य क्या था, पर्सनल डेवलपमेंट, और दूसरा था सोशल डेवलपमेंट। पर्सनल यानी व्यक्तिगत विकास, और दूसरा सामाजिक विकास। उन्होंने बाद में इस चीज़ को कहा कि जब तक आपका खुद का डेवलपमेंट नहीं है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, तब तक आप समाज को भी विकसित नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से नई तालीम ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जोड़कर कहा कि अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली सोशल डेवलपमेंट, समाज का विकास हो सकता है। और इसीलिए हम आज नई तालीम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। और पर्सनालिटी का कौन से 3 पक्ष हैं, हेड, हार्ट और हैंड। इन 3 का उपयोग करते हुए हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाएं, और उसके बाद जो हम कार्य करेंगे वो समाज के विकास में काम आएगा। और इस तरीके से जो गांधी जी का उद्देश्य था कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें किसी भी टाइप की नेगेटिविटी ना हो, इलिटरेसी ना हो, कास्टिज्म, एक्सप्लॉयटेशन जैसे जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे समाज में, इन सबको दूर किया जाए। गांधी जी वांटेड टू अटैक ऑल दीज सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। वो समाज के सारे सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर अपना प्रकाश डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो युवा है वो इस चीज़ को समझे, इन समस्याओं को समझे, और उनका समाधान भी पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मनिर्भरता के साथ करे। और आत्मनिर्भर इंसान कब होगा, जब उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, जब उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा। The other side of Nai Talim was to bring a just society where nobody will be oppressed. माने एक अत्याचार रहित समाज का निर्माण करना, ये नई तालीम का अगला उद्देश्य था। Everyone will be equal, truly a democratic society. सभी एक समान होंगे, इक्वल होंगे, और एक प्रजातांत्रिक समाज का
विकास होगा। Gandhi ji introduced the concept of नई तालीम in 1937. It aimed to achieve ग्राम स्वराज। उन्होंने 1937 में नई तालीम स्टार्ट की थी, गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, और उनका मेन उद्देश्य क्या था? ग्राम स्वराज यानी कि विलेज लिबरेशन। मतलब जितने भी गांव में जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन सबको हटाना और एक गांव को लिबरेट करना, उनको स्वराज प्रदान करना। इट इज़ एन अप्रोच टू द टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट एंड वॉज बेस्ड ऑन 4 principles, namely education or learning in mother tongue. Work should be linked with most useful vocational needs of the locality. Learning should be linked with vocational work, and work should be socially useful, productive, needed for living. मतलब उनका कहना था कि नई तालीम जो है वो व्यक्तित्व विकास का एक आयाम है, जिसमें कि मस्तिष्क, आपका शरीर, मस्तिष्क और आपकी आत्मा का विकास होता है, और ये 4 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला कि एजुकेशन और लर्निंग इन मदर टंग अलॉन्ग विथ हैंडीक्राफ्ट वर्क, मतलब कि हस्तशिल्प को महत्व दिया जाए और जो भी शिक्षा दी जाए वो या अधिगम हो बच्चों का, वो मातृभाषा में हो। वर्क शुड बी लिंक्ड विथ मोस्ट यूजफुल वोकेशनल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब जितने भी समाज की व्यावसायिक ज़रूरतें हैं उसके साथ हर कार्य को जोड़ा जाए। लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद वोकेशनल वर्क, मतलब अधिगम को व्यावसायिक कार्य के साथ होना चाहिए। वर्क शुड बी सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव, नीडेड फॉर लिविंग, काम सामाजिक रूप से उपयोगी व फलदायी या उत्पादकता के साथ होना चाहिए। मतलब पहला तो मातृभाषा को महत्व दिया गया है, शिल्प कला को महत्व दिया गया है, मतलब जो भी शिक्षा हो वो मातृभाषा में हो, क्योंकि आप जिस भी चीज़ को अपनी मातृभाषा में समझते हैं, सुनते हैं, वो आप जल्दी सीखते हैं। और हस्तशिल्प को महत्व इसलिए दिया गया है कि वोकेशनल नीड्स ऑफ द सोसाइटी शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस, मतलब व्यावसायिकीकरण, आप जिस भी चीज़ को सीख रहे हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो आप अपने इन कौशल का उपयोग करके, इन शिल्पों को यूज़ करके आप उसमें से कुछ अर्न कर सकें, आपकी कुछ कमाई हो सके, तो आपका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, आर्थिक स्थिति है, वो प्रभावित ना हो। आपकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपके आर्थिक स्तर को भी बढ़ाए, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी मेंटेन करे, आपके कार्य में काम आए, आपके ज्ञान तो बढ़ाए, साथ में आपके आय का भी एक साधन वो बन जाए। और वो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं या सीख रहे हैं वो समाज के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, उत्पादकीय होना चाहिए, माने उसका कुछ यूज़ होना चाहिए। नई तालीम had inherent philosophy of non-violence, equality and oppression-free society. It is also known as बुनियादी शिक्षा, means basic education. तो इसका दार्शनिक पक्ष क्या था? नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, इक्वालिटी यानी समानता, और ऑपरेशन फ्री सोसाइटी यानी अत्याचार रहित समाज। तो नई तालीम का मेन फिलॉसफी क्या है? नॉन वायलेंस, इक्वालिटी एंड ऑपरेस्ड फ्री सोसाइटी, अहिंसा, समानता और अत्याचार रहित समाज का निर्माण। और इसे हम नई तालीम को बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं या बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, जो कि आपको याद होगा हमने सेम 1 में महात्मा गांधी की फिलॉसफी पढ़ी थी, तो हमने कहा था उनकी फिलॉसफी क्या है? बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, एंड विच इज इक्वल टू नई तालीम
He firmly believed that medium of instruction of education should be in mother tongue. हम अभी बात कर चुके हैं कि जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो स्कूल में, कॉलेजेस में, टीचर द्वारा पढ़ाया गया जो भी कंटेंट हो वो उनकी मातृभाषा में हो, जो कि बच्चा आसानी से समझ सकता है। नई तालीम was also a non-violent approach towards socialization. Teachers were role models. In Nai Talim, all crafts were considered equal. Thus, dignity of labor was given. ये एक नॉन वायलेंट अप्रोच है, यानी कि अहिंसावादी आयाम है सामाजिकता के प्रति। शिक्षक को यहाँ पे रोल मॉडल की संज्ञा दी गई है और श्रम की गरिमा को महत्व दिया गया है। मतलब कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। टीचिंग मेथड्स यूज्ड फॉर मोस्टली लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने को महत्व दिया गया है। इसी शिक्षण विधि को अपनाया गया है। नो लेक्चर्स बुक्स एज सच वर यूज्ड, माने टीचर्स कोई भी किताबें या पुस्तकों का उपयोग नहीं करती थी, कोई लेक्चर्स आके क्लास में नहीं लेती थी, माने कि एक डिसिप्लिन क्लासरूम की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पे जो भी होता था वो बच्चे खुद करते थे और सीखते थे, और उसका वोकेशनलाइजेशन भी किया जाता था, व्यावसायिक रूप भी दिया जाता था, ताकि उनके लिए एक आय का साधन भी बना रहे। नई तालीम इज़ हाईली वैल्यू बेस्ड, यानी कि यह मूल्य आधारित शिक्षा है। इससे न केवल आपके ज्ञान का विकास होता है, आपका अधिगम होता है, लेकिन आपके मूल्यों का भी विकास होता है। आप एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, आप एक दूसरे को आदर करना सीखते हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि देयर इज डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की गरिमा। मतलब कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, आप किसी को उसके कार्य के अनुसार सम्मान नहीं देते हैं। हर कोई महत्वपूर्ण है, हर कार्य महत्वपूर्ण है। Gandhian approaches to education include learning for life, learning from life, and learning throughout life, linking education with yoga, industry, and cooperative working. योग, उद्योग एंड सहयोग। बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे। गांधीयन अप्रोचेस टू एजुकेशन इंक्लूड, माने गांधी जी की जो शिक्षा के आयाम हैं उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला लर्निंग फॉर लाइफ, जीवन के लिए सीखना। लर्निंग फ्रॉम लाइफ, जीवन से सीखना। एंड लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, यानी जीवन भर सीखना। इन चीज़ों को आधार मानकर गांधी जी ने अपनी शिक्षा का दर्शन यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी का निर्माण किया था। लिंकिंग एजुकेशन विथ योग, इंडस्ट्री एंड कोऑपरेटिव वर्किंग, मतलब उन्होंने योग, उद्योग और सहयोग, यानी कि योग यानी कि योगा करना, उद्योग यानी इंडस्ट्रीज, एंड सहयोग यानी कोऑपरेटिव वर्किंग, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का साथ देकर हम जब किसी कार्य को करेंगे तो हमारे में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी। तो लर्निंग फॉर लाइफ, जीवन के लिए सीखना। लर्निंग फ्रॉम लाइफ, जीवन से सीखना। एंड लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर सीखना। It has 2 main components, namely holistic development of an individual and developing non-violent, just, cooperative and sustainable society. नई तालीम के 2 तत्व हैं या 2 कारक हैं, कंपोनेंट्स हैं। पहला होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तित्व का समग्र विकास, और दूसरा है डेवलपिंग नॉन वायलेंट, जस्ट, कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। अहिंसक, न्यायपूर्ण, सहायक व विकासशील स्थायी समाज का विकास। मतलब एक तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि जहाँ पे एक व्यक्ति के समग्र विकास होता है, और दूसरा अहिंसक, सहयोगात्मक और विकासशील समाज की स्थापना।
Driven by the whole school approach of using the principles of head, that is knowledge, heart feeling, and hands are action, the curriculum is delivered through direct teaching, teachable moments, and infusion in the following ways. हेड, हार्ट और हैंड्स को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को एक डायरेक्ट टीचिंग मेथड यानी कि प्रत्यक्ष शिक्षण, जैसे कि हमने बोला कोई क्लासरूम नहीं है, कोई लेक्चर्स नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, तो जब इन छात्र कार्य करता है तो उसे डायरेक्ट टीचिंग मिलती है यानी कि प्रत्यक्ष शिक्षण मिलता है। टीचेबल मोमेंट्स यानी कि परिश्रमी क्षण प्राप्त होते हैं, और वो जो इन्फ्यूजन यानी कि निचोड़ यानी कि प्रेरणादायक जो भी उसने सीखा है उसका सार वो अपने में प्राप्त करता है। और इसको उन्होंने 3 मेथड्स के अंतर्गत एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट टीचिंग, जिसे कि हम स्पष्ट शिक्षण कहते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्ट एंड इंटरलाइज, भली प्रकार प्रतिबिंबित करना। और अप्लाई एंड कंट्रीब्यूट यानी लागू करें या योगदान करें, उसका योगदान उसका होना चाहिए। मतलब कि पहला जो आप सीख रहे हैं वो इतना क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए कि उसको एक एक चीज़ आपको समझ में आए, फिर आप उसको एक्चुअली उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे पाएँ, उसको समझ पाएँ और उसको दूसरे तक पहुंचा पाएँ। और तीसरा है अप्लाई एंड कंट्रीब्यूट, यानी उसका उपयोग करना, उसका एप्लीकेशन, और फिर उसकी सोसाइटी की तरफ उसका कंट्रीब्यूशन, मतलब उसका यूज़ करके हम सोसाइटी के लिए कोई अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान समाज के लिए दे पाए। तो करिकुलम में ऐसे टीचिंग मेथड्स को डाला गया है जिसमें प्रत्यक्ष शिक्षण और परिश्रम और हमारे ज्ञान का निचोड़ निकले, और इसके अलावा स्पष्ट शिक्षण हो, और जो भी हम सीखे हैं, जो भी छात्र ने सीखा है उसको उस पर रिफ्लेक्ट कर पाए, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाए, फिर सीखे हुए ज्ञान को उसका एप्लीकेशन, उसका उपयोग कर पाए, और उसके ज्ञान के द्वारा समाज में उसका कुछ योगदान दिखना चाहिए। अब हम आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ तक तो हो गया नई तालीम क्या है, उसके कंसेप्ट क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और हमने देखा कि हेड, हार्ट और हैंड को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, और इसके तीनों के उपयोग के द्वारा ही हम पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। और जिसकी पर्सनालिटी जितनी अच्छी होगी उसका समाज की तरफ भी उतना ही अच्छा योगदान होगा, और इनडायरेक्टली सोशल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। तो नई तालीम में गांधी जी का कहना है, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, बैलेंस्ड है, वेल डेवलप्ड है, तो आप सोशल डेवलपमेंट भी कर सकेंगे, सामाजिक विकास भी, समाज का विकास भी कर सकेंगे। Personality is what makes a person unique and is recognizable soon after birth. तो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या है, वह एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है, यूनिक बनाता है, और ये जो क्वालिटी है या ये जो पर्सनालिटी है ये बाय बर्थ ही दिखने लगती है, अनोखा बनाता है आपको। अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी है सेवरल कॉम्पोनेंट्स, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि टेम्परामेंट, एनवायरनमेंट एंड कैरेक्टर, जो कि एक पर्सनालिटी को बनाते हैं। कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो एक पर्सनालिटी को बनाते हैं, विच इज़ टेम्परामेंट, जिसे कि हम स्वभाव कहते हैं, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, और तीसरा है कैरेक्टर यानी कि आपका चरित्र। ये तीनों कॉम्पोनेंट्स मिलके एक बच्चे के व्यक्तित्व को बनाते हैं। डेवलप अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, व्हाट 3 कंपोनेंट्स, टेम्परामेंट, एनवायरनमेंट एंड कैरेक्टर। टेम्परामेंट स्वभाव, एनवायरनमेंट वातावरण, और कैरेक्टर यानी चरित्र। तो टेम्परामेंट क्या है, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड ट्रेट्स दैट डिटरमाइन द चाइल्ड्स अप्रोच टू द वर्ल्ड एंड हाउ द चाइल्ड लर्न्स अबाउट द वर्ल्ड। मतलब आपका स्वभाव ये जेनेटिकल
जेनेटिकली डिटरमाइंड ट्रेट्स हैं या क्वालिटीज़ हैं जो आपके जीन्स में पाए जाते हैं और आपके पर्सनालिटी के कैरेक्टर्स या ट्रेट्स को डिटरमाइन करते हैं। पर ये आपके nervous system, but some genes do not do control the development of the nervous system. There are no genes that specify personality traits, but some genes do control the development of the nervous system, which in turn controls behavior. मतलब कोई भी ऐसा जीन्स नहीं है जो पर्सनालिटी ट्रेट को डेवलप करता है, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम को ज़रूर कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम फिर आपके बिहेवियर को शो करती है, जिसे कि हम टेम्परामेंट या व्यवहार या स्वभाव कहते हैं। मतलब कि टेम्परामेंट जो है वो आपके जीन्स पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपके व्यवहार का जो एस्पेक्ट है वो आपके नर्वस डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। तो टेम्परामेंट इज स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर। सेकेंड कंपोनेंट है अडेप्टिव पैटर्न्स रिलेटेड टू चाइल्ड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। आप जिस वातावरण में रहते हैं, आपने जैसे वातावरण को एक्सेप्ट किया है, अडेप्ट किया है, बचपन से जैसे वातावरण में आप रह रहे हैं, आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, उसका इफेक्ट आपके पर्सनालिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। Finally, third component of personality is character. The set of emotional, cognitive, and behavioral patterns learned from experience that determines how a person thinks, feels, and behaves. तो थर्ड कंपोनेंट है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका इमोशनल, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक पैटर्न ऑफ लर्निंग, अधिगम कैसा है, आपके एक्सपीरियंसेस के अनुसार वो डिसाइड होता है और उसके अनुसार आपकी सोच, आपका स्वभाव, आपकी भावनाओं का निर्माण होता है। ये जो कैरेक्टर है ये लाइफ लॉन्ग इवॉल्व होता है, मतलब डेवलप होता है, उसमें बदलाव आते रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके इनबॉर्न ट्रेट्स और अर्ली एक्सपीरियंसेस पर भी आधारित होते हैं। मतलब कि आपके पूर्व अनुभव कैसे थे, आपके इनबॉर्न यानी जेनेटिकल ट्रेट कैसे हैं, वो इन पर भी आपका कैरेक्टर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा डिपेंड आपका मॉरल डेवलपमेंट होता है कैरेक्टर के साथ। कैरेक्टर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन्स मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास, मूल्यों के नैतिक विकास से भी आपके चरित्र का निर्माण होता है। तो तीन चीज़ें हैं जो आपके पर्सनालिटी की बताती हैं या उसका कंपोनेंट है। पहला है टेम्परामेंट, स्वभाव, दूसरा है एनवायरनमेंट, वातावरण, और तीसरा है कैरेक्टर या चरित्र। आपका स्वभाव जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस के अनुसार है और आपके वातावरण कैसा है उसके अनुसार आपकी पर्सनालिटी होती है, और तीसरा आपका चरित्र कैसा है उसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी का विकास, आपके व्यक्तित्व का विकास, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो अब हम अगर उसको डिफाइन करें तो पर्सनालिटी इज मेड अप द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक। ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व, विचार, भावनाओं और व्यवहार का विशिष्ट प्रतिमान है जो एक व्यक्ति को अभिन्न या अनोखा बनाती हैं। फिर से, व्यक्तित्व, विचार, भावनाओं और व्यवहार का विशिष्ट प्रतिमान है जो एक व्यक्तित्व को अभिन्न या अनोखा बनाती हैं। मतलब कि आपके कैरेक्टर, आपका व्यवहार, बिहेवियर और आपका फीलिंग्स, आपका थॉट प्रोसेस जैसा होता है वैसी आपकी पर्सनालिटी होती है और वो आपको दूसरों से अलग करती है। पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स यानी कि व्यक्तित्व के निर्धारक, तीन निर्धारक हैं। देयर आर 3 डिटर्मिनेंट्स। नंबर 1 इज हेरिडिटरी यानी आनुवांशिक। आप refers to those factors that were determined at conception: physical structure,
फेशियल अट्रैक्टिवनेस, जेंडर, टेम्परामेंट, एनर्जी लेवल एक्सेट्रा। नाम से ही स्पष्ट है, अनुवांशिक यानी कि जिससे आप बाय बर्थ आप में ये चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपका फेशियल स्ट्रक्चर है, आपका जेंडर है, आपका एनर्जी लेवल है, आपका स्वभाव है। ये कंसेप्शन यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय अनुवांशिक है। तो ये आपका एक निर्धारक है, ये बताता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। दूसरा एनवायरनमेंट, जो कि हमने अभी पढ़ा, वातावरण। Among the factors that exert pressure on our personality formation are the culture in which we are raised, our early conditioning, the norms among our family, friends and social groups, etc. मतलब जिस वातावरण में हम रहते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान देती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हम कैसे, हमारी फैमिली का क्या एटमॉस्फेयर है, हम कैसे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, हमारा सोशल ग्रुप कैसा है, इन चीज़ों पर हमारे ये सारी चीज़ें हमारा वातावरण निर्धारित करती हैं और ये वातावरण हमारा पर्सनालिटी डेवलप करती हैं। नेक्स्ट इज सिचुएशन, स्थिति जिसे हम कहते हैं। ये जो है, ये स्थिति जो है, ये एनवायरनमेंट और हेरिडिटरी दोनों के ऊपर है। आप जिस स्थिति में रहते हैं, आप कितने भी अच्छी आपकी हेरिडिटरी क्वालिटीज़ हों, कितने भी अच्छे एनवायरनमेंट में हो, लेकिन आप स्थिति के अनुसार, जब जैसी स्थिति होती है आप उतने ज़्यादा वैसा रिएक्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी वैसा डेवलप होती है या वैसा प्रतिक्रिया देती है। एंड इंडिविजुअल्स जनरली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट डज चेंज इन डिफरेंट सिचुएशंस। वैसे आप बहुत स्टेबल पर्सनालिटी होंगे, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कुछ स्थिति ऐसी आती है जब आप दूसरी तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। तो जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट को ओवरपावर करती है, इन्फ्लुएंस करती है। सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब व्यक्तित्व विकास का महत्व। Most people underestimate the importance of having pleasing personality. Majority think it just means being born good looking, that there isn't anything much to do about it. मतलब कुछ लोग सोचते हैं हम अगर अच्छे दिख रहे हैं मतलब हमारी अच्छी पर्सनालिटी है। वो एक प्लीजिंग पर्सनालिटी का महत्व अलग ही होता है। अगर आप बहुत अच्छी ड्रेस पहनते हैं, ग्रेसफुल दिखते हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, आप अच्छे से बात करते हैं, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, चाहे आप किसी भी कैरियर के हों, तो ये चीज़ें आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करती हैं। तो अगर हम ठीक से समझना चाहें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक्चुअल महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा कॉन्फिडेंस, यानी कि आप आत्मनिर्भर कितने हैं, है ना। तो जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी मानी जाती है। आप जितने अच्छे ग्रूम्ड रहते हैं, जितने अच्छे से लोगों से बात करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस झलकता है आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से, तो आपकी पर्सनालिटी और प्रॉमिसिंग मानी जाती है। दूसरा है क्रेडिबिलिटी, जिसे कि हम विश्वसनीयता बोलते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है, आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। आप अगर आप को देखते ही एक प्लेजेंट फीलिंग आती है, एक प्लीजिंग मैसेज आपकी पर्सनालिटी डिलीवर करती है, पॉजिटिव मैसेज आपकी पर्सनालिटी से आता है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है, आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे और बहुत स्टाइल से रहेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक वेल ग्रूम्ड, क्लीन और पॉजिटिव अप्रोच आपकी पर्सनालिटी से दिखना चाहिए। तीसरा है इंटरैक्शन, यानी कि अंतःक्रिया या जिसको कि हम कह सकते हैं कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, एक दूसरे के ओपिनियंस को कितने अच्छे से कंफर्टेबली एक्सेप्ट करते हैं और उसमें कितना ग्रेस रहता है, आप कितना रिस्पेक्टफुली बात करते हैं
और जितनी मुश्किल अगर कोई सिचुएशन है तो उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं लोगों से, ये चीज़ें भी आपके पर्सनालिटी को बताता है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। लीडिंग एंड मोटिवेटिंग, अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप वेल डेवलप्ड पर्सनालिटी हैं, तो आप एक बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं। नेतृत्व की क्षमता और आप में अभिप्रेरणा की क्षमता बहुत अधिक पाई जाएगी। ऑब्वियसली जब आपकी पर्सनालिटी प्रॉमिसिंग रहती है, आप बहुत सारे पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं, आपको लोग सुनते भी हैं, आपकी बात को फॉलो भी करते हैं। और आप अगर जब आपको लोग सुनते हैं और फॉलो करते हैं, मतलब आप उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं किसी अच्छे काम के प्रति, तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आप में लीडरशिप और मोटिवेशन स्किल दोनों ही आ जाते हैं। लास्टली कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि हमने अभी देखा था इंटरैक्शन, वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संप्रेषण कौशल, जितना अच्छा आप बात करते हैं, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉर्मल वर्बल हो, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही टाइप के संप्रेषण कौशल आप में अगर अच्छे हैं तो आपकी पर्सनालिटी प्रॉमिसिंग होती है, या आपकी पर्सनालिटी को आपका कम्युनिकेशन स्किल और अच्छा बना देता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं और उनकी समस्याओं को समझ पाते हैं और उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं ध्यान से, फिर उनसे बात करते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जितना अच्छा होता है, ये उतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी होती है। या आपका पर्सनालिटी अगर अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्पोर्टेंस मिलती है। इसके अलावा यानी कि कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी, इंटरैक्शन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन और कम्युनिकेशन स्किल के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में महत्व रखते हैं। जैसे कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आपकी हैंड मूवमेंट्स, आप कैसे होते हैं बात करते समय, आप किधर देख के बात करते हैं, कितनी ज़ोर से बात करते हैं, कितने धीरे से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान क्षमता, आप किसी प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं, उसके ऊपर आपका अप्रोच कैसा रहता है, वो डिटरमाइन करता है आपकी पर्सनालिटी को। कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि आपसी मतभेद हैं और आप स्ट्रेसफुल हैं सिचुएशन पर, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप एंजाइटी शो करते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को बताता है। देन डिसीजन मेकिंग स्किल यानी निर्णायक क्षमता आपकी कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता आपकी कैसी है, मतलब इमीडिएटली अगर आपको रिएक्ट करना है किसी सिचुएशन में तो आप कैसे करते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी बताता है। लीडरशिप एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर, मतलब नेतृत्व क्षमता अगर आप में अच्छी है तो आपकी पर्सनालिटी को अच्छा माना जाता है। कैरेक्टर अगर आपका अच्छा है, चरित्र आपका अच्छा है तो आपकी पर्सनालिटी को अच्छा माना जाता है। टीम वर्क यानी कि आप चार और लोगों के साथ मिल के कैसे काम करते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन आप कैसा करते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है। जितने अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके पास होती है, आपके पर्सनालिटी में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आप उतने अच्छे से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। वर्क एथिक्स यानी लोगों के साथ आपका बिहेवियर, काम के प्रति आपका कैसा रवैया है, काम को आप कितनी ऑनेस्टी के साथ करते हैं, कितने डेडिकेशन के साथ करते हैं, उसको कितना वैल्यू देते हैं, प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, किस काम को पहले करना है किसको बाद में करना है, उसकी लिस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें वर्क एथिक्स में आती हैं। गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स, इसके साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपका मैनर्स कैसा है, आप बड़ों के साथ कैसा डील करते हैं, आप सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं,
ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि पर्सनालिटी इन्वॉल्व्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज़। जितने भी औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियां हैं वो आपके पर्सनालिटी को बताते हैं, वो आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। और जो आपका जो पर्सनालिटी है इसको कुछ साइकोलॉजिस्ट ने 5 डायमेंशंस दिए हैं, 5 आयाम दिए हैं, जिसको कि उन लोग ओशन OCEAN इससे डिस्क्राइब करते हैं। O स्टैंड्स फॉर ओपननेस, जिसको कि हम खुलापन कहते हैं। C फॉर कॉन्शियसनेस, जिसको कि हम कर्तव्य निष्ठा कहते हैं। E इज एक्सट्रोवर्जन, जिसको कि हम बहिर्मुखीता कहते हैं। A इज अग्रीएबलनेस, यानी कि सहमतता। और लास्टली न्यूरोटिसिज्म, यानी मनोविषब्धता, एक टाइप से आपकी एंजाइटी को हैंडल करने की आदत या मैनर या एटीट्यूड। ठीक है, तो ये जो 5 डायमेंशंस हैं जिसको कि हम ओशन एक्रोनिम से डिनोट करते हैं, अगर ये आपके बैलेंस्ड हैं, मतलब कि आपकी पर्सनालिटी बैलेंस्ड है, वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग और ट्रांसफॉर्मिंग द पर्सनालिटी इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व के सुधार या बदलाव की प्रक्रिया को व्यक्तित्व विकास कहा जाता है। अब इस यूनिट से हम एक क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन कंटेक्स्ट टू नई तालीम। नई तालीम के सापेक्ष में व्यक्तित्व विकास को समझाइए। हमने अभी तक जो पढ़ा है कि पर्सनालिटी क्या होती है, नई तालीम क्या होती है, नई तालीम में पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, उसके क्या निर्धारक हैं, क्या महत्व है, इन सब चीज़ को कंबाइन करते हुए आप इस आंसर को फॉर्म कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।